ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त के नाम पर बनाई गई है। यदि आप भी अपने नाम पर कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखकर बताएं। सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां ठंडी हवाएं बहती हैं, अचानक बारिश का कहर टूट पड़ता है। लोग अपने घर, अपनी उम्मीदें बचाने के लिए एकजुट होते हैं और संकट के बीच छिपे हुए पुराने राज खुलते जाते हैं। ये कहानी है उस गांव की, उस साहस की और उन लोगों की जो हार मानना नहीं जानते। अब अपने कमरे की रोशनी हल्की कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब आप इस कहानी को सुनेंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके सपनों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम चैनल पर ऐसी कहानियां नियमित रूप से अपलोड करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। और हमें ये भी बताएं कि आप कहां से और किस समय ये वीडियो देख रहे हैं। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए और कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। शुरू करते हैं। जनवरी की ठिठुरती सुबह थी। लक्ष्मीपुर गांव पर धुंध की मोटी चादर पड़ी थी। खेतों में ओस की बूंदें जमकर मोतियों जैसी दिख रही थीं, पर उन मोतियों में भी सिहरन थी। गौरी चूल्हे के पास बैठी अपने फटे स्वेटर की बाहें खींच रही थी। अम्मा सूखी लकड़ियां सुलगाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नमी ने सब भिगो दिया था। गौरी ने अम्मा से पूछा, अम्मा, ये ठंड भी कुछ ज्यादा नहीं हो रही इस बार? अम्मा ने लंबी सांस भरी। जब से पहाड़ों पे बर्फ बढ़ी है ना, यहाँ की ठिठुरन भी बढ़ गई है। तो भी बाहर से तेज हवा के साथ बूंदें गिरने लगी। अभी तो कड़कड़ाती ठंड थी, ये बारिश कहां से आ गई? दादा उठते हुए बुदबुदाए। गली से शोर सुनाई दिया। बच्चे, औरतें सब छतों से टपकते पानी से जूझ रहे थे। कच्ची दीवारें गल-गल कर गिरने को थी। गौरी बाहर निकली तो देखा नाले के पार वाली पहाड़ी से मिट्टी खिसक कर सड़क पर आ गिरी थी। बड़ी बड़ी दरारें दिख रही थीं, जैसे धरती का मुंह फट गया हो। गांव वाले घबराकर चिल्लाने लगे, सड़क गई, अब शहर कैसे जाएंगे? राशन, दवाई सब बंद हो जाएगा। गौरी ने दूर क्षितिज की तरफ देखा। काले बादल लगातार जमा हो रहे थे, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब स्कूल के मास्टर जी भागते हुए आए और बोले, ऊपर वाले बांध से पानी छोड़ने की बात चल रही है। अगर ये बारिश जारी रही तो नाला नदी बन जाएगा और हमारा पूरा गांव बीच में फंस जाएगा। लक्ष्मीपुर के लिए यह सिर्फ ठंड या बारिश नहीं, किसी बड़े तूफान का शुरुआती पन्ना था। दोपहर होते होते ठंड और बारिश ने मिलकर गांव की जान निकालती थी। भीगी मिट्टी की मिट्टी से गंध चौपाल तक फैली थी, जहां सरपंच, बुजुर्ग और बाकी गांव वाले इकट्ठा थे। अगर बांध से पानी छोड़ा गया तो सबसे पहले नाला उपनेगा, और नाले के किनारे तो अपने आधे घर हैं, कोई बोला। सरपंच हरिराम ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, सरकार ऐसे ही थोड़े पानी छोड़ देगी, अफवाहें हैं, घबराने की जरूरत नहीं। मास्टर जी ने धीरे से कहा, पर कागज दिखे हैं मुझे, मेरे भतीजे ने शहर से भेजे हैं, कुछ काम चल रहा है ऊपर, शायद पानी रोकने की क्षमता कम हो गई है। चौपाल में खामोशी छा गई। गौरी दीवार के पीछे छुपकर सब सुन रही थी। उसके कान कागज शब्द पर अटक गए। उसे याद आया, दादा अक्सर कहते थे, नाले किनारे वाली पुरानी हवेली में हमारे पुरखों के कागज हैं, जिनमें नदी नाले का पुराना नक्शा है। पहले नाला कहाँ बहता था सब लिखा है। अगर सच में पुराने नक्शे मिल गए तो शायद उन्हें पता चल सके कि पानी का असली रास्ता क्या था, कहां कहां से बाढ़ का खतरा ज्यादा है। मगर ट्विस्ट ये था कि जैसे ही गौरी ने झांक कर चौपाल के अंदर देखा, उसे सरपंच हरिराम एक अनजान शहर वाले आदमी से फुसफुसाते दिखे। आदमी ने एक फाइल बढ़ाई जिस पर लाल मोहर लगी थी। हरिराम ने फाइल लेते हुए कहा, गांव की आधी जमीन डूब जाए तो भी अगर मुआवजा ठीक मिला तो मैं सब संभाल लूंगा, बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गौरी के पैर तले जमीन खिसक गई। जिन्हें बचाव की बात करनी थी वो तो शायद
खुला खेल खेल रहे थे। शाम को बारिश और तेज हो गई। हवा के थपेड़े खपरेल की छतें हिलाने लगे। गौरी ने अपना ओढ़ना कसकर लपेटा और चुपके से घर से निकल गई। उसे नाले किनारे वाली पुरानी हवेली तक पहुंचना था। साथ में उसका बचपन का दोस्त राजू भी हो लिया। पगला गई है क्या? ऐसी ठंड और बारिश में वहां कौन जाता है? राजू बड़बड़ाया। वहीं तो पुराने नक्शे होंगे जो हमें बताएंगे कि पानी किस तरफ मुड़ेगा, गौरी ने ठान लिया था। कीचड़ में फिसलते संभलते दोनों हवेली के फाटक तक पहुंचे। लोहे का जंग लगा दरवाजा हल्का सा खुला था, जबकि गांव में सब कहते थे कि यह सालों से बंद पड़ा है। यह तो पहले से ही खुला था, राजू ने घबरा कर कहा। अंदर गोप अंधेरा, सीलन और गिरी हुई छत की गंध थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में टूटी खिड़कियां, पुराने तख्त और मकड़ी के जाले चमक उठे। हवेली के भीतर जाते जाते अचानक उन्हें हल्की सी रोशनी दिखी। किसी कमरे के अंदर टिमटिमाती लालटेन। किसी ने जलाकर छोड़ी है, गौरी फुसफुसाई। वे धीरे धीरे पास गए। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा था, जिस पर मिट्टी की मोटी परत थी, लेकिन उसके बगल में अभी अभी रखी गई रोटी और लोहे का गिलास रखा था। राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस हवेली में कोई रहता है और वो अभी यहीं आसपास है। इसी वक्त पीछे से भारी आवाज आई। कौन है वहां? ट्विस्ट ये, जिस हवेली को सब भूतों का घर मानते थे, उसमें भूत नहीं, कोई जिंदा और मौजूद इंसान था। और शायद वही उन कागजों का असली रखवाला भी था। गौरी और राजू घबरा कर मुड़े। दरवाजे पर एक लंबा सा आदमी खड़ा था। भीगे बाल, कंबल में लिपटा, दाढ़ी बढ़ी हुई, हाथ में लालटेन। चोरी करने आए हो क्या? उसने सख्त लहजे में पूछा। गौरी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम गांव से हैं, हमें पुराने नक्शे चाहिए, नाला उफनने वाला है, बारिश रुक नहीं रही, बांध का खतरा है। आदमी का चेहरा पल भर को नरम हुआ। उसने धीमे से कहा, मैं भी इसी काम के लिए आया था। मैं राजन हूं, ऊपर वाले बांध प्रोजेक्ट में इंजीनियर था। हादसे के बाद सब भाग गए, मैं यहीं फंस गया। उसने संदूक खोला। अंदर कागजों का ढेर, पीले पड़ चुके पन्ने, गांव के पुराने नक्शे, नदी नालों का रुख और कुछ नए प्रोजेक्ट वाली फाइलें भी थीं। सरकार को सालों पहले बताया गया था कि अगर बांध से ज्यादा पानी छोड़ा गया तो ये नाला सीधे गांव की तरफ मुड़ेगा। राजन ने नक्शे पर उंगली फिराते हुए कहा, पर उन्होंने गांव को चेतावनी देना जरूरी नहीं समझा। गौरी ने ध्यान से राजन का चेहरा देखा। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगा। आपका नाम राजन प्रसाद? उसने झिझकते हुए पूछा। राजन चौंक गया। हाँ, तुम कैसे जानती हो? गौरी की आवाज कांप गई। दादा हमेशा कहते थे उनकी छोटी बहन का बेटा शहर में इंजीनियर है, नाम राजन प्रसाद। यानी आप मेरे नाना के घराने से हो। ट्विस्ट साफ था। जिसे वो अजनबी मानकर डर रही थी, वो उसी का खोया हुआ मामा निकला। लेकिन राजन की अगली बात ने माहौल और भारी कर दिया। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आज रात और पानी छोड़ा गया तो सुबह तक आधा गांव डूब सकता है। हमारे पास लोगों को बचाने के लिए बस कुछ ही घंटे हैं। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की टूटी छत से गिरती बूंदों की आवाज राजन की बातों के साथ मिलकर और डरावनी लग रही थी। गौरी ने कहा, हमें तुरंत सरपंच के पास चलना होगा, चौपाल में सबको बुलाकर बताना होगा। राजू ने हामी भरी, हाँ, वरना सुबह तक देर हो जाएगी। तीनों कीचड़ से भरे रास्ते पर चल पड़े। गांव के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते हवा और तेज चलने लगी। जगह जगह दीवारें गिरी पड़ी थीं, छप्पर उड़ गए थे। चौपाल में लाइट नहीं थी, बस लालटेनों की हल्की रोशनी। अंदर सरपंच हरिराम, शहर वाले उसी आदमी के साथ कुछ कागज देख रहे थे। राजन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। तुम लोगों को पता है बांध से क्या होने वाला है? सरपंच ने चौंक कर कहा, अरे तुम जिंदा हो? हमें तो कहा गया था हादसे में सब। राजन ने डपट दिया, बहाना मत बनाओ हरिराम, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना जिनमें लिखा है कि गांव डूबे तो तुम्हें मुआवजा और दूसरी जमीन मिलेगी। गौरी ने देखा फाइल पर सरकारी मोहर थी। पुनर्वास योजना, मुआवजा, जलाशय विस्तार जैसे शब्द साफ दिख रहे थे।
हरीराम बगले झांकने लगा। देखो राजन, गांव वालों का भी तो भला होगा, पक्के मकान, शहर की जमीन। मास्टर जी जो कोने में चुपचाप बैठे थे अचानक बोले, किसके भले की बात कर रहे हो जिनको आज रात ही बाढ़ में डूबना पड़ेगा? गांव वालों में हलचल मच गई, जो धीरे धीरे चौपाल में इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ने हरीराम को घेर लिया। राजन ने नक्शा फैलाकर सबको बताया, अगर हम अभी ऊपरी खेतों वाली मेड़ काटकर पानी का रुख थोड़ा बदल दें तो गांव का बड़ा हिस्सा बच सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हरीराम ने गुस्से में कहा, अगर तुमने ये मेड़ तोड़ी तो कंपनी हम सब पर केस कर देगी। उसी समय चौपाल के बाहर जमीन से अजीब सी गर्जना आई। सब दौड़कर बाहर निकले। नाले के किनारे वाली मिट्टी फटने लगी थी और बीच बीच में पानी के फव्वारे फूट रहे थे, जैसे जमीन के नीचे से कोई चीज धक्का दे रही हो। ट्विस्ट ये था कि बाढ़ सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी रास्ता खोज रही थी। धरती खुद संकेत दे रही थी कि अब फैसला करना ही होगा, साजिश के साथ डूबना या जोखिम उठाकर खुद अपना रास्ता बदलना। बारिश लगातार बरस रही थी, जैसे आसमान अपनी सारी भड़ास इसी रात निकाल देना चाहता हो। चौपाल में सच सामने आने के बाद गांव में तनाव फैल चुका था। सरपंच हरिराम की साजिश सबके सामने खुल गई थी, फिर भी अभी किसी के पास समय नहीं था कि उससे हिसाब लिया जाए। असली मुसीबत पानी था जो तेजी से बढ़ रहा था। राजन ने नक्शा सामने फैलाकर आखिरी बार समझाया कि अगर हम ऊपरी खेतों की मेड़ अभी काटें तो पानी अपना रुख बदलकर पश्चिम की तरफ चला जाएगा। वहां आबादी कम है, जमीन ऊंची है, गांव का बड़ा हिस्सा बच जाएगा। पर वो रुका, उसकी आंखें गंभीर हो गई। वो ये जोखिम है, अगर गणना गलत हुई तो पानी और तेजी से यहीं लौट आएगा। मास्टर जी ने कहा, जोखिम ना लें तो सबके डूबने की गारंटी है। गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। गौरी ने महसूस किया कि अचानक सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी, जैसे उसकी सहमति उनका साहस बन रही हो। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो साजिश जीत जाएगी। मुझे अपने गांव को डूबते हुए नहीं देखना, हम मेड़ काटेंगे। ये सुनते ही चौपाल का माहौल जीवंत हो गया। महिलाएं बच्चों को समेटने लगीं, पुरुष लाठियां, फावड़े, टॉर्च और रस्सियां लेकर तैयार होने लगे। गांव जैसे एक पल में जाग उठा। ठंड, बारिश और डर सब छिप गए थे। बस एक भरोसा बचा था कि वे साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। कीचड़ में फिसलते हुए लोग ऊपरी खेतों की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद खतरनाक था। कहीं जमीन दलदल बन चुकी थी, कहीं पेड़ उखड़कर गिरे पड़े थे। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। राजू गौरी के पास चलता हुआ बोला, डर तो लग रहा है, पर मरा भी तो अपने गांव के लिए ही मरेंगे। गौरी ने हल्की मुस्कान दी, हम मरने नहीं, बचाने जा रहे हैं। रास्ते में एक और ट्विस्ट उनका इंतजार कर रहा था। खेतों के करीब पहुंचते ही उन्हें जोरदार धमाका सुनाई पड़ा, जैसे भारी चट्टान कहीं गिर पड़ी हो। जमीन हल्का सा कांपी। राजन तुरंत बोला, ये प्राकृतिक नहीं है, ये किसी मशीन की आवाज लगती है। गांव वाले रुक गए। बारिश के शोर के बीच भी दूर कहीं से धातु के बजने की आवाज आ रही थी। गौरी की धड़कन तेज हो गई। रात के इस वक्त कौन मशीन चला सकता है? राजन ने टॉर्च घुमाई। दूर पहाड़ी के किनारे पर दो बड़े साए दिखे। कुछ लोग भारी लोहे का सामान लेकर काम कर रहे थे। राजू फुसफुसाया, ये तो शहर वाले लोग लग रहे हैं, वही कंपनी वाले। राजन की आंखें सख्त हो गईं। हाँ, ये मेड़ को बचाने नहीं, इसे तोड़ने आए हैं, ताकि बाढ़ तेज आए और गांव खाली हो जाए, ताकि उनका प्रोजेक्ट बिना रुकावट चल सके। इस खुलासे ने सबको भीतर तक हिला दिया। राजन ने आदेश दिया, जल्दी चलो, अब सिर्फ पानी से नहीं, इंसानों की चालबाजी से भी लड़ना पड़ेगा। लक्ष्मीपुर के किसानों का काफिला तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें पता था, अगले घंटों में जो भी होगा वही गांव की किस्मत लिख देगा। अध्याय 6 का ट्विस्ट। बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी के द्वारा
तेज करने की कोशिश भी की जा रही है। ऊपरी खेतों की ओर जाने वाला रास्ता अब इतनी बारिश में नाला बन चुका था। हर कदम उठाते समय पैर कीचड़ में धंस जाता, पर गांव वालों की हिम्मत डगमगाई नहीं। सब जानते थे कि अगर देर हुई तो कंपनी वाले मेड़ को पूरी तरह खोल देंगे और गांव को बाढ़ में बहा देंगे। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, लोहे की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। टॉर्च की रोशनी में 3 आदमी दिखे, पीले रेनकोट, बड़े औजार और साथ में एक छोटा जनरेटर। राजन ने धीरे से कहा, ये वही हैं जिनके पास मैंने शहर वाले दस्तावेज देखे थे। ये जानबूझकर गांव को डुबोना चाहते हैं। गौरी का गुस्सा उमड़ आया। हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी जमीन, ये सब उनके नंबरों में लिखा आंकड़ा नहीं है। राजू ने दांत भींचे, चलो आज इनको भी पता चले कि गांव वाले इतने आसान नहीं हैं। पर किसी से लड़ना आसान नहीं था। कंपनी वालों के हाथों में औजार ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कटर भी था जो मिट्टी के बांध को काट सकता था। राजन आगे बढ़ा और जोर से कहा, काम रोक दो, ये जमीन तुम लोगों की नहीं है। आदमी चौंके, फिर हंसे। ओ इंजीनियर साहब, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था हादसे में। राजन ने कहा, तुम्हारी कंपनी ने गलत डेटा बना के गांव वालों को खतरे से दूर रखा। तुम लोग अपराध कर रहे हो। इस पर उन लोगों ने मशीन बंद नहीं की। उल्टा उनमें से एक ने राजन की तरफ आते हुए कहा, हमारे काम में दखल दिया तो पूरा गांव ही पानी में बह जाएगा, समझे। इससे पहले कि हालत बिगड़ती, गांव के 10-12 आदमी आगे आ गए। बारिश में भीगी लाठियां चमक उठी। हमारे सामने कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, मास्टर जी ने कहा। और फिर पहली भिड़ंत हुई। लाठियां और औजार टकराए। भीगे खेतों में लोग फिसलते, गिरते, उठते, पर लड़ाई जारी रही। बिजली कड़कती रही, हवा गूंजती रही, पर गांव वालों के हौसले को कोई रोक न सका। आखिर उन शहर वालों में से 2 भाग गए, लेकिन एक आदमी फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। राजू पकड़ने दौड़ा, पर वो आदमी हकलाया, मेरी बात सुनो, मैं दुश्मन नहीं हूं, मुझे मजबूर किया गया है। सब रुक गए। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, अगर मेड़ टूटी तो पानी सिर्फ गांव ही नहीं, आगे वाले 3 कस्बों को भी बहा देगा। कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर नुकसान बहुत बड़ा होगा। गौरी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन हिल गई हो। तो सच कितना बड़ा है? आदमी ने राजन की तरफ देखा। सच ये है कि बांध की दीवारों में दरारें हैं और कंपनी उन्हें छुपा रही है। पानी छोड़ा ही नहीं, छूट रहा है। आज रात में कुछ भी हो सकता है। ट्विस्ट 7, बाढ़ सिर्फ गांव नहीं, कई कस्बों के लिए मौत बनकर आ सकती है और बांध खुद टूटने की कगार पर है। कंपनी वाले आदमी की बात ने सबको पल भर के लिए खामोश कर दिया। हवा में बारिश की सीटी, दूर बिजली की कड़क और बीच में उनकी धड़कनों की आवाज, सब मिलकर जैसे एक ही सुर में बोल रहे थे, समय बहुत कम है। राजन ने उस आदमी की ओर देखा। तुम्हारा नाम? विकास, उसने हाफते हुए कहा। मैं साइट पे सुपरवाइजर हूं। हमें कहा गया था कि मेड़ काटकर पानी का रुख तेज कर दो ताकि बांध पर प्रेशर कम हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि गांव सबसे पहले डूबेगा। मास्टर जी बोले, तो समाधान क्या है? राजन ने जल्दी जल्दी नक्शा और जमीन देखी, मिट्टी को हाथ से टटोल कर बोला, अगर हम इस मेड़ को पूरा काटने की जगह आधा तोड़ें और पश्चिम की तरफ एक नई छोटी मेड़ बना दें तो पानी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। थोड़ा प्रेशर बांध से भी कम होगा और गांव पर सीधा हमला नहीं होगा। एक किसान चिंता में बोला, पर हमारे ऊपरी खेत? गौरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फसल तो अभी भीग भीग कर वैसे ही बर्बाद हो रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो खेत भी जाएंगे, घर भी। कम से कम किसी को बचाएंगे तो सही। राजू ने फावड़ा उठा लिया, मैं तो तैयार हूं, जो होगा देखा जाएगा। धीरे धीरे बाकी मर्द भी आगे आए। औरतें पीछे हटकर बच्चों को संभालने लगी, पर उनकी आंखों में भी वही जिद थी। विकास ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे मिट्टी के लेयर और ढलान का अंदाजा है। राजन ने शक से उसे देखा, तुम पर भरोसा कर सकते हैं? विकास की आवाज भारी हो गई। मेरी माँ भी नीचे के कस्बे में रहती है, अगर बांध टूटा वो भी बाढ़ में जाएगी। मैं सिर्फ नौकरी के लिए इंसानियत नहीं बेच सकता। और फिर असली काम शुरू हुआ। बारिश की परतों के बीच टॉर्च की कमजोर रोशनी में किसान मेड़ के एक हिस्से को काटने लगे। कीचड़ में घुटने तक धंसते हुए भी वो फावड़े चलाते रहे। हाथ सुन्न पड़ गए, सांसें फूल गईं,
पर किसी ने रुकने की बात नहीं की। थोड़ी देर बाद पानी की पतली धार मेड़ से रिसकर बहने लगी। राजन ने चिल्लाकर कहा, बस अब और नहीं काटना, अब उधर नए मोड़ पर मिट्टी जमा करो। गांव वाले दूसरी ओर दौड़े, जहां विकास ने ऊंचे हिस्से पर नई मेड़ की जगह बताई थी। लोगों ने थैले, बोरे, लकड़ियां, यहां तक कि पुराने दरवाजों के पल्ले तक लाकर मिट्टी के साथ जमाने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पानी की धार साफ दिखने लगी। अब वो सीधा गांव की ओर नहीं, हल्का सा मोड़ लेकर पश्चिम की तरफ बह रही थी। गौरी ने दूर नाले की तरफ देखा। पानी उफन रहा था, पर गांव की गलियों में पहले जितनी तेज रफ्तार नहीं थी, मानो किसी ने उसका गला थोड़ा कसकर पकड़ लिया हो। सबके चेहरों पर हल्की सी राहत आई। राजू ने हंसते हुए कहा, लगता है हमने बाढ़ की नाक पर हल्का मुक्का मार दिया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। दूर पहाड़ी पर अचानक तेज रोशनी चमकी, ट्रक की हेडलाइट्स। फिर लाउडस्पीकर से एक कड़क आवाज गूंजी, जो भी इस सरकारी संरचना से छेड़छाड़ कर रहा है वो अपराधी है, पुलिस आ चुकी है। राजन ने दांत भींचे। ये कंपनी वाले अपने साथ पुलिस भी खींच लाए। अब हमें बाढ़ से नहीं, अपने ही सिस्टम से भी लड़ना पड़ेगा। ट्रकों के इंजनों की घरघराहट, पुलिस की सीटी और अफसरों की चिल्लाहट मिलकर रात को और भी भारी बना रही थी। ऊपर की सड़क पर 2 पुलिस जीपों के साथ कंपनी के अफसर भी खड़े थे। उन सब के रेनकोट चमक रहे थे, जैसे वे बारिश से नहीं, गुस्से से भीग रहे हों। थानेदार ने लाउडस्पीकर से चिल्लाकर कहा, जो भी बांध और मेड़ के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तुरंत अपने आप को हमारे हवाले करें। यह राष्ट्रीय संपत्ति है। राजन ने धीरे से कहा, इन्हें सिर्फ कागज दिखते हैं, लोग नहीं। सरपंच हरिराम भी वहीं खड़ा था, पुलिस अफसर के कान में कुछ फुसफुसाते हुए। उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बाकी गांव वालों की आंखों में था, बल्कि एक अजीब सी चालाक चमक थी। गौरी ने उधर इशारा करके कहा, वो तो अभी भी कंपनी वालों के साथ है। तभी पुलिस के 2-3 सिपाही कीचड़ में उतरकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। जिसने ये मेड़ काटी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। राजन आगे बढ़ा, मेड़ हमने गांव को बचाने के लिए काटी है। अगर हम ऐसा ना करते तो नीचे का सारा इलाका डूब जाता। सिपाही हंस पड़ा, फैसला तुम करोगे या सरकार? मामला गर्म होने लगा। कुछ किसान गुस्से में आगे आ गए। तो हमें मर जाने दो, बस कागज बच जाए तुम्हारे। स्थिति बिगड़ती देख मास्टर जी बीच में आ गए। लड़ाई से बात और बिगड़ेगी, पहले ये समझाओ कि बांध में दरारों की रिपोर्ट कहाँ गई। कंपनी का अफसर झुंझलाकर बोला, ये सब अफवाह है, बांध सुरक्षित है। विकास चिल्लाया, झूठ, मैंने खुद क्रैक रिपोर्ट देखी है। अब सारा ध्यान विकास पर आ गया। अफसर की आंखें लाल हो गईं। तुम्हें कल से ड्यूटी पर नहीं देखा, यहीं छिपे थे, जॉब खत्म समझो। विकास ने पहली बार सीधा जवाब दिया, जॉब से बड़ा इंसान है। इसी खींचतान के बीच दूर से एक अजीब सी आवाज आई, गहरी गुड़गुड़ाहट जैसी। जमीन हल्की सी हिली। राजन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बांध के रिलीफ चैम्बर की आवाज है, पानी का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। गौरी ने जल्दी जल्दी कहा, आप लोग कागजों पर लड़ते रहिए, पर अगर अभी गांव वालों को ऊंचाई पर नहीं ले गए तो सुबह तक किसी के पास बात करने का मौका भी नहीं होगा। मास्टर जी ने कहा, ऊंचाई? सबसे सुरक्षित जगह तो नाले किनारे वाली पुरानी हवेली की पहाड़ी है, वही जिसे हम भूतिया कहकर सालों से खाली छोड़ते आए हैं। सभी चौंक गए। राजू बोला, अभी तक हम हवेली से डरते थे, अब वही हमारी शरण बनेगी। राजन ने तुरंत निर्णय ले लिया, ठीक है, आधे लोग यहाँ मेड़ और पानी पर नजर रखें, बाकी सब बच्चे, औरतें, बुजुर्ग हवेली की तरफ ले चलो। वो पहाड़ी ऊंची है, बाढ़ आएगी तो भी वहां तक देर से पहुंचेगी। थानेदार ने रोकना कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। इस बार आवाज सरपंच हरिराम की आई, पर इस बार थोड़ा बदली हुई। साहब, अगर बाढ़ आई तो आप अपनी जीप में बैठकर चले जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। लोगों को जाने दीजिए, नहीं तो कल अखबारों में आपका नाम आएगा कि आपने लोगों को रोके रखा। थानेदार सकपका गया। ठीक है,
पर कोई मेड़ को और नहीं छुएगा। गांव वालों का काफिला हवेली की ओर चल पड़ा। लोगों के मन में डर था, पर एक अजीब सी सच्चाई भी थी। जिस जगह को वो अशुभ मानकर हमेशा दूर रखते थे, वही आज उनकी संभावित जान बचाने वाली जगह बन गई थी। हवेली की पहाड़ी पर चढ़ना किसी तपस्या से कम नहीं था। ठंडी हवा सीधे चेहरे पर थप्पड़ मारती, बारिश आंखों में चुभती, पैरों के नीचे फिसलन भरी मिट्टी, फिर भी सभी ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। बच्चों को गोद में, बुजुर्गों को सहारा देकर औरतें अपने घूंघट संभालती हुई भी किसी तरह कदम बढ़ा रही थीं। जब वे हवेली के सामने पहुंचे तो कई लोगों की रीढ़ में अनजाना डर दौड़ गया। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छत, दीवारों पर काई और बेलें, जैसे कोई बूढ़ा दानव चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा हो। एक औरत फुसफुसाई, कहते हैं यहाँ रात को रोने की आवाज आती है। दूसरी बोली, आज अगर हमने यहाँ नहीं रोया तो शायद कल कहीं नहीं रो पाएंगे। राजन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। भीतर सीलन और पुरानी बासी हवा का झोंका आया, पर वही हवा गांव को एक सुरक्षित घेरा भी देती लगी। सब पहले अंदर आ जाओ, ऊपर की मंजिल का हाल देखना पड़ेगा, राजन ने कहा। गौरी बच्चों को अंदर ले गई। हवेली के बड़े हॉल में लोगों ने कोने कोने में जगह बना ली। किसी ने सूखे बोरे फैलाए, किसी ने लकड़ी के टूटे तख्तों को इकट्ठा किया। राजू ने हंसकर कहा, देख, भूत होते तो इतने लोगों को देखकर तो खुद भाग जाते। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ी छत थी, जहां से पूरा गांव और दूर का बांध फेंट सी लाइट्स में दिख रहे थे। राजन, गौरी, विकास और मास्टर जी वहीं आकर खड़े हो गए। आसमान काला था, पर बिजली गिरने पर कुछ पल के लिए बांध की रेखा साफ दिख जाती। राजन ने कहा, अगर बांध की आउटर वॉल टूटती है तो हमें यहाँ से सबसे पहले पता चलेगा। हमें नीचे वालों को तुरंत आगाह करना होगा। गौरी ने पूछा, कैसे? कोई तरीका है? विकास ने जेब से छोटा सा वायरलेस डिवाइस निकाला। ये साइट का इमरजेंसी रेडियो है, सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ता है, पर अभी तक मैंने इसे सिर्फ एक तरफा इस्तेमाल किया है। अगर सिग्नल मिल गया तो हम खुद कंट्रोल रूम से बात कर सकते हैं। राजन चौंका, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डर था, पर अब डर की भी सीमा है, विकास बोला। उन्होंने रेडियो चालू किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर हल्की आवाज, कंट्रोल रूम, रीडिंग हाई प्रेशर, रिपीट, हाई प्रेशर, रिलीज वॉल्व्स जैम्ड, क्या आप पवन का इस्तेमाल कर सकते हैं? सब एक दूसरे को देखने लगे। राजन ने तुरंत बटन दबाया। यहां निचले इलाके से इंजीनियर राजन प्रसाद बोल रहा हूं। आपके वॉल्व्स जैम हैं, पानी अनकंट्रोल लीकेज की तरफ जा रहा है। क्या आपने नीचे के कस्बों को अलर्ट किया है? कुछ पल खामोशी, फिर घबराई हुई आवाज, राजन, तुम जिंदा हो? लुक, दिस लाइन इज फॉर इंटरनल यूज ओनली। तुम। राजन ने बीच में काटा, इंटरनल बाद में देखना, पहले लोगों की जान बचाओ। अगर अभी आप इमरजेंसी स्पिलवे नहीं खोलते तो बांध खुद फट सकता है। आवाज धीमी हुई, ऑर्डर्स नहीं है ऊपर से। राजन ने गुस्से में कहा, लोगों की मौत के लिए तुम्हें ऑर्डर्स चाहिए? उसी समय हवेली हल्की सी कांपी। दूर बांध की दिशा से गड़गड़ाहट आई, इस बार पहले से भारी। नीचे हॉल में बैठे लोग डलकर एक दूसरे से लिपट गए। कुछ बच्चे रोने लगे। अम्मा ने गौरी की तरफ देखा, जो कि छत पर खड़ी सब देख रही थी। बिजली की भयंकर कड़क के साथ एक पल को ऐसा लगा जैसे क्षितिज फट गया हो। दूर से सफेद सी एक पट्टी उभरी, पानी की बड़ी दीवार। विकास ने कांपती आवाज में कहा, शायद स्पिलवे देर से खुला है या दीवार का टुकड़ा टूट गया है। जो भी है, पानी तेज आने वाला है। हवेली की पहाड़ी पर डेरा जमा चुके गांव वालों की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति भी फैलती जा रही थी। जिस हवेली को लोग वर्षों से मनहूस समझते आए थे, वही आज उनका सहारा बनी खड़ी थी। टूटे हुए खंभे, धसी हुई छतें और पुराने फर्श पर जमी धूल सब मिलकर भी अब भय नहीं, बल्कि आश्रय का एहसास दे रहे थे। बच्चे हॉल के कोनों में एक दूसरे से सटे बैठे थे। कुछ महिलाएं अपने दुपट्टे से उन्हें पोंछ रही थीं। कोई किसी के बाल सहला रहा था। औरतों ने कमरे के बीच
पानी टपकने वाले हिस्सों पर बर्तन रख दिए थे ताकि फर्श और ना भीगे। बुजुर्ग दीवार से टिककर आंखें बंद किए बैठे थे, जैसे इस कठिन रात में भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हों। राजन, मास्टर जी, विकास और कुछ जवान ऊपर की छत वाले हिस्से पर खड़े थे। हवा इतनी तेज थी कि छत पर जमे पुराने पत्थर तक कांपने लगे थे। दूर बांध की दिशा में बार बार बिजली चमक रही थी और हर बार उसके बाद कुछ सेकंड गहरी अंधेरी खामोशी फैल जाती। उसी खामोशी में कभी कभी गड़गड़ाहट सुनाई देती, जिसे समझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजन ने दूर क्षितिज की दिशा में नजर गड़ाई हुई थी। उसकी आंखों में चिंता साफ थी, पर चेहरे पर धैर्य। विकास उसके पास खड़ा रेडियो की एंटीना को ठीक कर रहा था, ये कोशिश करते हुए कि कोई साफ आवाज मिल जाए। सिग्नल बहुत कमजोर हैं, उसने कहा। बारिश शोर बढ़ा देती है। राजन ने हल्के स्वर में उत्तर दिया। एक बार और कोशिश करो, हमें नीचे क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। इस बीच नीचे हॉल में बैठी गौरी बुजुर्गों का हाल देखने लगी। एक दादी छाती पकड़कर बैठी थीं, शायद ठंड और डर के कारण सांस तेज चल रही थी। गौरी उनके पास बैठ गई और बोली, दादी घबराइए नहीं, हम सब साथ हैं। सुबह होते ही रास्ते साफ करेंगे और गांव वापस ले जाएंगे। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बिटिया तू तो जैसे अपने दादा की ही बोली बोलती है, वही हिम्मत है तेरे अंदर। राजू बाहर के दरवाजे पर खड़ा पहाड़ी से नीचे की तरफ देख रहा था। बारिश की धार इतनी तेज थी कि पहाड़ी की मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में बह रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये बरसात 2 दिन और चली तो नीचे के खेत पूरी तरह भर जाएंगे और गांव तक लौटना आसान नहीं रहेगा। उसके मन में भय था, पर शब्दों में वो वही बेफिक्र सा राजू बना रहा। गौरी, उसने पुकारा, ऊपर चल, राजन भैया कुछ देख रहे हैं। गौरी तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। वहां हवा और भी तेज थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरी पहाड़ी को झकझोर रही हो। विकास रेडियो का बटन बार बार दबाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक रेडियो में एक हल्की सी आवाज उभरी, टूटी फूटी, बारिश से डूबी हुई, लेकिन आवाज सचमुच किसी इंसान की थी। प्रेशर राइजिंग, कंट्रोल रूम अनेबल टू ओपन, वाटर लेवल हाई। विकास ने उत्सुकता से एंटीना ऊपर उठाया। साफ सुनने दो, साफ। फिर थोड़ी खड़खड़ाहट के बाद वही आवाज आई, इस बार थोड़ा स्पष्ट। अगर राहत मार्ग पूरी तरह नहीं खुला तो नीचे की बस्तियों को चेतावनी भेजो, किसी भी क्षण। आवाज वहीं टूट गई। राजन ने सांस खींचते हुए कहा, हमारे पास ये मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं कि हालात गंभीर हैं। हमें अगली तैयारी करनी होगी। मास्टर जी ने पूछा, क्या करना चाहिए? राजन बोला, पहाड़ी पर सुरक्षित दायरे बनाओ, बच्चों और बुजुर्गों को भीतर रखो। अगर पानी चढ़ता है तो हमें ऊपरी हिस्से पर और चढ़ना होगा। रात मुश्किल होने वाली है। गौरी ने आसमान की तरफ देखा। काले बादल ठहर जाने को तैयार नहीं थे। हवा का हर झोंका जैसे चेतावनी दे रहा था कि अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई। हवेली जो वर्षों से खामोश खड़ी थी, आज पहली बार मानो अपने भीतर पूरे गांव की सांसों की धड़कन महसूस कर रही थी। एक उम्मीद जो टूटती रात में भी कहीं न कहीं जल रही थी। हवेली की दीवारों के भीतर डर और उम्मीद दोनों एक साथ पल रहे थे। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, पर भीतर हर कोई अपने अपने ढंग से हिम्मत बांधने में लगा था। कुछ स्त्रियां बच्चों के कपड़े सुखाने का प्रयास कर रही थीं। किसी ने कोने में सूखी लकड़ी ढूंढकर आग जलाने की कोशिश की, पर हवेली की सीलन आग को लंबे समय तक टिकने नहीं दे रही थी। गौरी बुजुर्गों के लिए गर्म पानी का इंतजाम कर रही थी। विकास ने छोटी सी केतली ढूंढी थी, जिसे वह रेडियो के पास रखे हीटर पर गर्म कर रहा था। कम से कम थोड़ा पानी तो गर्म हो ही जाएगा, उसने कहा। गौरी मुस्कुराई। इतनी सर्द रात में थोड़ा भी बहुत है। ऊपर की छत पर खड़े राजन की आंखें हर पल बांध की दिशा पर टिकी थीं। बिजली गिरते ही कुछ सेकंड के लिए दूर का दृश्य साफ हो जाता और अगले ही पल फिर सब काला। मगर इन थोड़े से क्षणों में भी राजन को कुछ गड़बड़ नजर आने लगी थी।
विकास, उसने नीचे पुकारा, रेडियो से फिर कोशिश करो, मुझे लगता है वहां पर काम करने वाले लोग बौखला गए हैं। विकास दौड़ कर आया और रेडियो को कान से लगाया। इस बार उसे सिर्फ भारी खरखराहट सुनाई दी, पर बीच बीच में टूटती आवाजें भी। ओवरफ्लो, साउथ गेट जैम, इवैक्यूएशन। शब्द साफ नहीं थे, पर अर्थ बहुत कुछ कह रहे थे। मास्टर जी ने यह सुनकर गहरी सांस ली। राजन बेटा, हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि अगर पानी चढ़ने लगे तो अगला कदम क्या होगा। सब लोग तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। राजन ने सिर हिलाया। पहाड़ी की चोटी अभी भी सुरक्षित है। अगर जरूरत पड़ी हम सबको ऊपर ले जाएंगे। हवेली मजबूत है, पर लगातार पानी और जोरदार हवाएं इसे कितनी देर संभालेंगी ये कहना मुश्किल है। इसी बीच नीचे के हॉल में हलचल मच गई। एक छोटा लड़का कन्हैया अचानक बाहर निकल गया था और बरामदे के किनारे खड़े होकर रोने लगा। गौरी तुरंत भागी। अरे कन्हैया, क्या हुआ? लड़का सुबकते हुए बोला, मेरी बकरियां वो नीचे बाड़े में हैं, डूब जाएंगी। गौरी ने उसे सीने से लगाया। अभी बाहर जाना बहुत खतरनाक है, हम सुबह होते ही देखेंगे। राजू भी पास आ गया। अगर तू चाहे तो मैं सुबह उन्हें ढूंढने चलूंगा, अभी हम सबको जिंदा रहना जरूरी है। कन्हैया धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसका डर हवा में फैल गया। रात बढ़ती जा रही थी और लोगों की बेचैनी भी। ऊपर से आंधी के झोंके हवेली की टूटी खिड़कियों को झंकारते, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां दस्तक दे रही हो। इसी शोर के बीच अचानक दूर से एक लंबी भारी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे आसमान के भीतर कहीं कोई पहाड़ खिसक गया हो। सबने एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी आवाज की सही दिशा नहीं पकड़ पा रहा था। राजन ने धीमे स्वर में कहा, यह प्राकृतिक आवाज नहीं लग रही, शायद पानी ने किसी हिस्से को तोड़ दिया है। गौरी की उंगलियां हल्के से कांपने लगी। क्या अब भी गांव बच सकता है? राजन ने एक पल रुककर कहा, जब तक हम साथ हैं, हाँ, बच सकता है, लेकिन ये रात आसान नहीं होगी। हवेली की पुरानी दीवारें जैसे उनकी बात सुन रही थीं। वे चरमरा कर बोल उठीं, जैसे बता रही हों कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है और ये भी बीत जाएगा। पर उससे पहले हर व्यक्ति को अपने हिस्से का साहस देना होगा। बारिश की धार अब पहले से भी अधिक तेज हो चुकी थी। पहाड़ी से नीचे देखने पर गांव की गलियां स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थीं। बस टिमटिमाती रोशनी और तेज बहाव में तड़पते सामान के साए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक बड़े काले सागर में बदल गया हो। हवेली के भीतर हल्की चीख सुनाई दी। कोई औरत डर कर खड़ी हो गई थी। देखो, नीचे का रास्ता पूरा डूब गया है। लोग दरवाजे की ओर दौड़े। सामने पहाड़ी ढलान के नीचे पानी का स्तर सचमुच बढ़ चुका था। एक संकरी पगडंडी जो अभी तक सूखी थी, अब हल्की धारा में बदल चुकी थी। राजू ने माथा पकड़ लिया। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता भी कट जाएगा। मास्टर जी ने गंभीर स्वर में कहा, रास्ता कटे तो कटे, हमें यहां रहकर बस सुरक्षित रहना है। अभी कोई नीचे नहीं जाएगा। उसी समय राजन ऊपर से उतरा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थी। मैंने देखा है, पश्चिम वाली तरफ जहां हमने मेड़ का रास्ता मोड़ा था, वहां से पानी की एक बड़ी लहर आ रही है। लगता है कि ऊपर और भी पानी छोड़ा गया है। विकास ने तुरंत कहा, ये नियंत्रित रिलीज नहीं हो सकती, ये तो बांध के ऊपर से बहने जैसा लग रहा है। राजन ने उसकी ओर देखा। दोनों की चुप्पी ही सब कह रही थी। बारिश का शोर इतना तेज था कि कानों में गूंज भर रही थी। हवेली की छत पर खड़े पत्थर हिल रहे थे। हवा की दिशा बदल चुकी थी। अब झोंके पहाड़ी की तरफ तेजी से आ रहे थे, जिससे हवेली की पुरानी खिड़कियां बजने लगीं। अंदर बैठे लोग डर के मारे एक दूसरे से सटकर बैठ गए। एक बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहा, मैंने अपने जमाने में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। लगता है धरती खुद परेशान है। गौरी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। सब ठीक होगा दादाजी, हम सब साथ हैं। राजन भैया देख रहे हैं सब। लेकिन मन के भीतर उसका अपना विश्वास भी लगातार डगमगा रहा था। पानी का बहाव, हवेली की हालत और रात की अनिश्चितता सब मिलकर किसी पहेली की तरह सामने खड़े थे। कुछ देर बाद विकास ने रेडियो फिर चालू किया। इस बार एक तेज खरखराहट के बाद आवाज उभरी, बांध के उत्तरी हिस्से में समस्या, कर्मियों को स्थल खाली करने का आदेश, नीचे के गांवों चेतावनी। फिर रेडियो खामोश। राजू ने डरते हुए कहा, अगर वहां के लोग जगह खाली कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कि खतरा बहुत बड़ा है। राजन ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। हम इस हवेली में फिलहाल सबसे सुरक्षित हैं। हमें बस इतना करना है कि पानी चढ़े तो समय रहते ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाएं। कुछ औरतें धीरे धीरे सीढ़ियां साफ करने लगीं ताकि अचानक आवश्यकता पड़ने पर सब तेजी से ऊपर जा सकें। बच्चे भी धीरे धीरे शांत हो रहे थे, पर उनका डर सिसकियों में छिपा था। रात आगे बढ़ती जा रही थी, पर समाप्त होने का कोई संकेत नहीं था। गौरी ने आसमान की ओर देखा, जहां बादल अब और भी भारी हो गए थे, मानो वो पहाड़ी पर उतर आने की तैयारी में हो। दूर बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसने देखा कि पानी का स्तर पहले से कहीं तेजी से बढ़ चुका था। वो मन ही मन बोली, हे भगवती, इस गांव को बचा लेना, हम सब ने बहुत सहा है। हवेली का सन्नाटा अब भय से भरा हुआ नहीं था, वो चेतावनी का सन्नाटा था, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो कि अगला पल सब बदल सकता है। रात अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हवेली के भीतर सभी थक चुके थे, मगर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई बारिश के शोर में छिपी किसी नई आवाज की प्रतीक्षा कर रहा था। कभी पानी के बढ़ने की, कभी बांध के टूटने की, कभी किसी पुकार की। छत वाले हिस्से पर खड़े राजन, मास्टर जी, विकास और राजू अपनी टॉर्च बार बार नीचे की तरफ चमका रहे थे। पानी अब पहाड़ी की ढलान से कुछ ही दूरी पर था। राजू हड़बड़ाकर बोला, अगर ये लहर एक बार और बढ़ी तो हमें तुरंत ऊपर भागना होगा। राजन ने सिर हिलाया, सबको तैयार रखो, नीचे का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं रहेगा। गौरी और कुछ औरतें बच्चों को ऊपर ले जाने लगी। उन्होंने हवा रोकने के लिए पुराने कपड़े और बोरे खिड़कियों के सामने लगा दिए। हवेली की दीवारें चरमरा रही थीं, पर लोगों का विश्वास अब उन्हीं दीवारों पर टिका था। अचानक बाहर से लकड़ी टूटने जैसी आवाज आई। सभी चौंक कर दरवाजे की ओर भागे। बरामदे का एक हिस्सा भारी बारिश और हवा से टूटकर नीचे की ओर गिर पड़ा। लोग आतंकित होकर पीछे हट गए। गौरी ने तुरंत कहा, सब अंदर चलिए, दरवाजे से दूर रहिए। मास्टर जी ने गंभीर आवाज में कहा, यह हवेली पुरानी है, अगर हम नीचे रहे तो इससे भी नुकसान हो सकता है। सबसे ऊपर वाला कक्ष ही सुरक्षित है। और फिर एक एक कर सब ऊपर की ओर बढ़ने लगे। बच्चे घबरा कर रोने लगे थे, पर महिलाओं ने किसी तरह उन्हें संभाल लिया। ऊपर पहुंचे तो वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। बिजली की चमक में बहती चीजें साफ दिखती। चारपाइयां, लकड़ियां, मिट्टी के ढेर, टूटी दीवारें। गौरी का हृदय कस गया। हमारा अपना घर पता नहीं बचा भी होगा या नहीं। राजू उसके पास खड़ा था। सुन, घर की चिंता मत कर, घर फिर बन जाएगा, बस लोग बचने चाहिए। इसी बीच विकास ने रेडियो की ओर देखा। अचानक डिवाइस में हल्की रोशनी जली और आवाज आई, कंट्रोल, इमरजेंसी स्पिलवे आंशिक रूप से खुला, पानी का दिशा बदल रहा। सबने सांस रोके उस आवाज को सुना। राजन ने गहरी राहत की सांस ली। इसका मतलब है कि बांध का मुख्य दबाव कम होने लगा है, अब पानी पूरी ताकत से नहीं आएगा। गौरी की आंखों में नमी आ गई, थकान और राहत दोनों की। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। पानी का स्तर अभी भी तेजी से बढ़ रहा था, बस उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई थी। हवेली ऊंची जगह पर होने के कारण सुरक्षित थी, पर पहाड़ी का निचला हिस्सा बहाव की चपेट में था। कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। पहली बार रात में थोड़ी सी खामोशी उतरी। लोग एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। खुशी और डर दोनों के आंसू मिलकर थपथपा रहे थे। राजन ने कहा, हम बच गए हैं, लेकिन सुबह उतरते ही हमें देखना होगा कि गांव की हालत क्या है। हमें सबको मिलकर फिर से उठाना होगा। गौरी, राजू, मास्टर जी और विकास ने इस रात के अंधेरे में एक नई सांस ली, टूटी, कांपती, मगर उम्मीद से भरी। रात की भयावह चोटों के बाद पहली सुबह का उजाला मानो धरती ने बड़ी मुश्किल से खींचकर बाहर निकाला था। हवेली की खिड़की से छन कर आती हल्की पीली रोशनी ने लोगों के चेहरों पर थकान और उम्मीद दोनों को उभारा।
किसी ने आंखों पर हाथ रखा, किसी ने गहरी सांस ली, जैसे रात की काली छाया से बाहर निकलने पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बारिश लगभग थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी ठंडक और गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। राजन, मास्टर जी, विकास और कुछ पुरुष सुबह सुबह छत पर इकट्ठा हुए। नीचे का दृश्य पहली नज़र में ही दिल दहला देने वाला था। गांव जो कल तक हरी भरी जमीन पर बसा हुआ था, अब आधा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। टूटे हुए छप्पर, बहकर दूर गए दरवाजे, अधजली लकड़ी, सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे किसी ने गांव को उलट कर रख दिया हो। गौरी धीरे धीरे ऊपर आई और नीचे देखकर उसका दिल कांप उठा। हमारा घर कहीं दिख नहीं रहा। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गौरी, घर तो फिर बन जाएगा। इस बात की खुशी रख कि हम सब जिंदा हैं। नीचे के हॉल में महिलाएं सुबह की व्यवस्था में लगी थीं। बच्चे धीरे धीरे नींद से जाग रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ शांत होकर अपनी माँओं से सट गए थे। अम्मा ने गौरी के सिर पर हाथ फेरा। बहुत बड़ा संकट था बिटिया। देवी माँ की कृपा रही कि हम बच गए। कई लोग अभी भी बाहर जाने से डर रहे थे। पहाड़ी की ढलान पर पानी का स्तर भले कम हुआ था, लेकिन कीचड़ गहरा और खतरनाक था। फिर भी राजन ने तय किया कि 2-3 लोग नीचे जाकर रास्ते का जायजा लेंगे। हमें ये जानना ही होगा कि निचला रास्ता कितना सुरक्षित है। विकास ने हाँ में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मास्टर जी ने कुछ युवाओं को साथ भेजा और सब धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। गौरी भी पीछे पीछे पहुंची। सावधान रहना, उसने कहा। राजन मुस्कुराया। तुम सबको वादा है कि हम बेकार जोखिम नहीं लेंगे। पहाड़ी से नीचे उतरते ही उनका सामना भयानक दृश्य से हुआ। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह गिर चुकी थीं। मिट्टी जगह जगह फट चुकी थी। बहता हुआ पानी काली नदी जैसा लग रहा था। गांव की पहली पगडंडी अब मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि कुछ घर पूरी तरह बह चुके थे। लकड़ी के टुकड़े, पलटी हुई टोकरियां और मिट्टी के घड़े पानी में तैर रहे थे। राजन के कदम धीमे पड़ गए। उसने गहरी सांस ली। हमें ये सबको बताना होगा और फिर मिलकर सफाई शुरू करनी होगी। विकास ने नीचे से आते हल्के शोर की तरफ इशारा किया। कुछ लोग शायद पहले ही नीचे पहुंच गए हैं। सचमुच हवेली के कुछ युवा मदद करने के लिए उतर चुके थे। सब एक दूसरे को पकड़ते हुए, सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इस विनाश के बीच भी सूरज की हल्की किरणें बादलों को चीरकर नीचे उतर रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो कि नई शुरुआत अभी भी संभव है। राजन और उसका दल धीरे धीरे गांव के केंद्र की तरफ बढ़ा। पानी का स्तर इतना गिर चुका था कि रास्ते का अनुमान लगाया जा सके, पर मिट्टी अब भी फिसलन भरी थी। टीन की छतों के टुकड़े और उखड़े हुए खंबे रास्ते भर बिखरे थे। महिलाएं दूर से ही अपने घरों की तरफ देखकर सुबकने लगी। सबसे पहले वे मंदिर पहुंचे। वो भी आधा डूबा हुआ था, पर ठीक उसी क्षण मंदिर की घंटी हवा के झोंके से हिलकर बज उठी। लोगों के दिलों में जैसे नई रोशनी जागी। देवता ने हमारी आवाज सुनी, किसी ने भावुक होकर कहा। गांव के चौपाल पर पहुंचते ही ये स्पष्ट हो गया कि सरपंच हरिराम भी कहीं निचले हिस्से में फंसा हुआ था। कल रात की साजिश का तनाव अब किसी को याद नहीं था। सब बस एक दूसरे की जान बचाने में लगे थे। राजू और 2 युवकों ने टूटे घरों से यूजेबल सामान निकालना शुरू किया। कपड़े, सूखी लकड़ियां, छोटे बर्तन। विकास ने गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं की जांच की। अच्छी बात है, उसने कहा। कुएं में पानी अभी भी साफ है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। गौरी और कुछ औरतों ने बच्चों के लिए एक कोना साफ किया। अम्मा वहां आई और बोली, जो टूट गया उसे फिर जोड़ सकते हैं, पर जीना सबसे पहले है। दोपहर होते होते गांव वाले छोटे छोटे समूहों में बट गए। कुछ लोग कचरा साफ करने लगे, कुछ लोग मिट्टी हटाकर रास्ता बनाने लगे,
कुछ लोग खाना पकाने की व्यवस्था में लग गए। राजन पहाड़ी पर चढ़कर पानी के बहाव को देख रहा था। अगर आज रात बारिश बंद रही तो खतरा बहुत कम हो जाएगा। मास्टर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी वजह से गांव बच गया बेटा, लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। राजन ने मुस्कुराकर कहा, लोगों ने खुद को बचाया है, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है। इसी बीच दूर से एक आवाज आई, साहब कोई मिला है यहां। राजू दौड़ा, कौन? कुछ युवकों ने कच्चे घर के मलबे से एक घायल व्यक्ति को बाहर निकाला था। वो सरपंच हरिराम था। गांव के लोगों के बीच सन्नाटा फैल गया। हरिराम की आंखें आधी खुली थीं। उसने बहुत मुश्किल से कहा, मैंने गलती की थी, पर गांव को बचा लो। राजन ने कहा, अभी बातों का समय नहीं है, पहले तुम्हें सुरक्षित ले चलना होगा। गांव के लोग ये देखकर भावुक हुए कि राजन ने उसे बगैर किसी नाराजगी के उठाने में मदद की। ये दृश्य लक्ष्मीपुर के बदलते स्वरूप की गवाही दे रहा था, जहां अब द्वेष की जगह सहानुभूति ले रही थी। दोपहर के अंत तक गांव ने अपनी पहली सांस वापस पाई, एक थकी, घायल लेकिन जिंदा सांस। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। सूरज बादलों के पीछे छिपकर भी हल्की सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, जैसे वो स्वयं देखकर जा रहा हो कि गांव फिर से उठ खड़ा हो रहा है। हवेली की पहाड़ी से नीचे का सारा दृश्य अब साफ दिखाई दे रहा था। टूटी जिंदगी, टूटी दीवारें, पर उनमें फिर से खड़े होने की क्षमता भी। गौरी ऊपर खड़ी गांव को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, हमारा गांव कितना बदल गया है, जैसे किसी ने इसे परखा हो। राजू पास आया। परखा तो है, पर इसे झुकने नहीं दिया। राजन और विकास भी ऊपर आए। राजन ने कहा, पानी अब घट रहा है, अगर रात भी शांत रही तो हम कल से पूरी तरह सफाई और पुनर्निर्माण शुरू कर सकते हैं। नीचे बारिश बंद होने से लोग फिर से चौपाल में जमा होने लगे थे। टूटी दीवारों के सामने बैठकर वे आगे की योजना बनाने में लगे थे। अम्मा ने गौरी को पुकारा, बिटिया नीचे आकर खाना बांटने में मदद कर, सभी ने आज बहुत काम किया है। गौरी नीचे उतरी। उसने देखा कि स्टोव पर बड़े भगोने में दलिया पक रहा था। बच्चे कतार में थे। औरतों के चेहरों पर थकान के साथ संतोष भी था। गौरी ने कटोरे भर भर कर बच्चों को देने शुरू किए। एक बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बकरियां भी बच जाएंगी ना दीदी? गौरी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। हम सुबह ढूंढेंगे, जरूर मिलेंगी। इस छोटे से वाक्य ने वहां मौजूद सभी के मन में एक गर्माहट भर दी। हम अभी भी खोए हुए को वापस पा सकते हैं। मास्टर जी ने सभी को संबोधित किया। हमारे गांव ने बहुत बड़ा संकट झेला है, पर हम टूटे नहीं। कल से हम सब मिलकर हर घर को फिर से खड़ा करेंगे। लोगों की आंखों में चमक उभरी, पहली बार पिछले कई दिनों में। उस रात हवेली की दीवारें बिल्कुल शांत थीं। न हवा का डरावना शोर, न पानी का गर्जन, न आसमान की धमक। बस एक सुकून कि अंधेरा अब टूट चुका है। राजन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। विकास उसके पास बैठा बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक पुरानी हवेली इतने लोगों की जान बचा सकती है। राजन मुस्कुराया। कभी कभी पुराने घर ही सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। गौरी पास आई और बोली, कल से हम सब मिलकर काम शुरू करेंगे। जो टूटा है उसे जोड़ेंगे, जो गिरा है उसे उठाएंगे, गांव फिर से खिलेगा। हवेली की ऊंचाई से बहती हल्की हवा जैसे उनके शब्दों को आशीर्वाद दे रही थी। लक्ष्मीपुर, जिसने रात के अंधेरे को झेला था, अब नई दिशा की ओर बढ़ रहा था, जहां भय की जगह विश्वास था, टूटन की जगह निर्माण और निराशा की जगह जीवन। अगली सुबह हवेली की पहाड़ी पर हल्की सुनहरी धूप फैली। रात भर की थकान अभी भी लोगों के चेहरों पर थी, पर उनका मन पहले से अधिक स्थिर था। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। हवा में हल्का सा सुकून था, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो कि अब संकट की तीखी धार थोड़ी मंद हो गई है।
पहाड़ी से नीचे उतरते हुए गांव वालों ने राहत की सांस ली। पानी का स्तर काफी कम हो गया था और पगडंडी फिर से दिखाई देने लगी थी। कीचड़ अब भी था, पर लोगों में वो ऊर्जा आ चुकी थी जो मुश्किल समय के बाद जन्म लेती है। गौरी ने राजू से कहा, चलो सबसे पहले कन्हैया की बकरियां ढूंढते हैं। बच्चे का मन बहुत लगा हुआ था उनमें। राजू हंसकर बोला, अच्छा है, ढूंढ ही लेते हैं, वहीं से काम की शुरुआत करेंगे। जब वे गांव के बीच पहुंचे तो दृश्य अब भी दर्दनाक था। कई घरों की दीवारें गिर चुकी थीं, मिट्टी के बर्तन, कपड़ों की गठरियां और लकड़ियां एक ढेर में पड़ी थीं। कुछ लोग चुपचाप खड़े अपने घरों को देख रहे थे। खोया हुआ रास्ता, खोया हुआ सामान, पर नहीं खोया था उम्मीद का भाव। राजन ने गांव के केंद्र में आकर कहा, हम सब मिलकर आज रास्ते साफ करेंगे, घिरे मलबे हटाएंगे और जरूरी सामान इकट्ठा करेंगे। हर किसी का घर फिर से बनेगा, बस धैर्य रखना होगा। विकास ने कुएं की जांच की और बताया कि पानी पीने योग्य है, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना और बढ़ गई। महिलाएं खाने की व्यवस्था में जुट गईं, बच्चों को एक जगह जमा किया गया। पुरुषों ने बड़े बड़े लकड़ी और टीन के टुकड़े हटाने शुरू कर दिए। गौरी और राजू कन्हैया के बाड़े की ओर पहुंचे। मिट्टी में धसी टूटी बाड़ देखकर कन्हैया घबराने लगा। दीदी, मेरी बकरियां कहीं बह तो नहीं गईं? गौरी ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत, आवाज लगाते हैं। राजू ने ऊंची आवाज में पुकारा, प्यारी, मुन्नी, कहाँ हो रे? कुछ देर की खामोशी के बाद बगल के खेत से हल्की सी मैं की आवाज आई। कन्हैया खुशी से उछल पड़ा, मिल गईं। दो छोटी बकरियां कीचड़ में फंसी हुई थीं। राजू और गौरी ने उन्हें निकालकर साफ किया। कन्हैया ने बकरियों को सीने से लगाकर कहा, मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये छोटी सी घटना पूरे गांव के लिए मानो एक प्रतीक बन गई। जो खोया था वो वापस भी मिल सकता है। शाम होते होते गांव के लोग थक तो गए थे, पर दिन भर के काम ने उन्हें विश्वास दिया था। अम्मा ने सबके लिए रोटियां बनाई, औरतों ने चूल्हा जलाने की कोशिश की और चौपाल में हल्की रोशनी फैल गई। राजन ने मास्टर जी से कहा, अभी बहुत काम बाकी है, पर आज जो हुआ उसने साबित किया कि ये गांव टूटेगा नहीं। गौरी ने दूर पहाड़ी की ओर देखा, जहां हवेली अब शांत खड़ी थी, जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। और इसी शांति के बीच लक्ष्मीपुर ने अपने पुनर्जन्म की पहली सांस ली। अगले दिन सुबह सुबह ही गांव फिर काम में लग गया। लोग अपने अपने हिस्से का मलबा हटाने लगे। कच्ची दीवारों को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं था, पर महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर मेहनत कर रहे थे। पुराने लकड़ी के तख्ते, ईंटें और टीन की चादरें सब एक जगह जमा की जा रही थी। राजन और विकास ने पूरे गांव का एक नक्शा-नुमा खाका बनाया। कहाँ दीवारें गिरी हैं, कौन कौन से घर रहने लायक हैं और किन्हें नए सिरे से बनाना होगा। मास्टर जी ने घोषणा की, आज हम 3 दल बनाएंगे। एक घरों की मरम्मत करेगा, दूसरा रास्तों की सफाई और तीसरा बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल। गांव वालों को ये व्यवस्था बहुत पसंद आई। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम में शामिल हो गया। गौरी और कुछ औरतें बच्चों की देखभाल में लगी थी। वे बच्चों को मिट्टी से परे साफ जगह पर खेलने दे रही थीं, ताकि उनका मन बहल सके। एक बच्चा बोला, दीदी, हम फिर से स्कूल जाएंगे ना? गौरी की आंखें थोड़ी नम हुई, पर उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, क्यों नहीं, नया स्कूल बनकर तैयार होगा, उससे भी अच्छा। दोपहर के समय राजू और गांव के कुछ युवा एक टूटे घर की मिट्टी हटाते हुए रुके। राजू ने मिट्टी में दबा एक संदूक निकाला। ये क्या है? जब संदूक खोला गया तो उसमें पुराने कागज, एक टूटा लालटेन और कुछ सिक्के थे। वृद्ध दादा ने आकर कहा, अरे, ये तो मेरे पिता का संदूक है। मैं समझ रहा था कि ये सदा के लिए खो गया। ये छोटा सा पल पूरे गांव को भावुक कर गया। यादों को बचा लेने का सुख किसी नए सामान से कहीं बड़ा था। दिवस के अंत में गांव काफी हद तक साफ दिखाई देने लगा था। रास्ते खुल रहे थे, बाड़े ठीक किए जा रहे थे, लोग एक दूसरे को पानी पिला रहे थे, हौसला दे रहे थे। हर किसी के चेहरे पर थकान थी, पर साथ में गर्व भी। शाम को चौपाल में एक छोटा सा सामूहिक भोजन रखा गया। सब लोग मिट्टी सने कपड़ों में बैठे थे, पर उनके मन साफ थे। मास्टर जी ने कहा, हमारा गांव बाढ़ से लड़ा,
डर से लड़ा और अब हम टूटी जिंदगी से भी लड़ेंगे, पर जब तक हम सब एक साथ हैं कोई हमें गिरा नहीं सकता। राजन और विकास दोनों चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। राजन ने कहा, गांव ने मुझे सिखाया है कि मजबूती दीवारों में नहीं लोगों के मन में होती है। विकास ने हंसते हुए कहा, और ये भी कि भगोड़ा कहे जाने वाला इंजीनियर कभी कभी गांव का सहारा भी बन सकता है। गौरी पास आई और बोली, हम सब ने मिलकर आज जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। चौपाल में जली लालटेन की रोशनी गांव की नई शुरुआत की गवाह बन रही थी। बाढ़ के बाद दूसरी सुबह आई तो मौसम सुखद था। हल्की धूप, शांत हवा और दूर पक्षियों की आवाज मानो प्रकृति गांव को दिलासा दे रही हो। लेकिन आज गांव वालों के मन में एक नई जिज्ञासा भी थी, हवेली। कल रात की सुरक्षा के बाद लोगों में यह प्रश्न उठ रहा था कि हवेली इतनी मजबूत कैसे रही, क्यों वो कभी नहीं गिरी, और उसके भीतर इतने वर्षों का रहस्य कौन संभाले बैठा था। कुछ बुजुर्ग बोले, हमेशा कहते थे कि वहां भूत है, पर भूत नहीं, कोई इंसानी कहानी छिपी है। राजन ने तय किया कि आज हवेली का पूरा निरीक्षण किया जाएगा। गौरी, राजू, विकास और कुछ और लोग उसके साथ चले। पहाड़ी पर चढ़ते हुए सबका मन अजीब सी बेचैनी से भरा था। डर नहीं, लेकिन एक गहरा सम्मान, जैसे किसी पुराने संरक्षक का सामना करने जा रहे हों। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही लोगों को वहां फैली सीलन, पुरानी लकड़ी की महक और टूटे फर्श की चरमराहट महसूस हुई। लेकिन आज ये हवेली भय का प्रतीक नहीं थी। ये आश्रय, साहस और इतिहास का घर बन चुकी थी। राजन ने दीवार के एक कोने को छुआ। यहां नमी उतनी नहीं है, इसका मतलब है कि इस हिस्से में कोई छिपा कमरा हो सकता है। विकास ने सावधानी से धक्का दिया। दीवार हल्की हिली। कुछ और प्रयास के बाद दीवार का एक पत्थर बाहर गिरा और भीतर अंधेरा दिखाई दिया। सभी हैरान रह गए। उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो पाया पुराना कागज, तांबे के बर्तन, रजिस्टर, नक्शे और कुछ तस्वीरें। गौरी ने एक तस्वीर उठाई। उसमें दादाजी और एक नौजवान इंजीनियर खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, लक्ष्मीपुर जल योजना 1967। गौरी की आंखें चौड़ी हो गई। राजन भैया, ये तो आपके नाना के भाई की लिखावट है। राजन ने धीरे से कहा, इसका मतलब यह हवेली सिर्फ घर नहीं थी, ये गांव की सुरक्षा की योजना का केंद्र रही थी। पुरानी पीढ़ियों ने भी इसी जगह से गांव को बचाने की कोशिश की थी। राजू ने कहा, हमने सोचा था हवेली मनहूस है, जबकि ये तो हमारी सुरक्षा का घर है। गौरी ने तस्वीर को छाती से लगाया। इतिहास खुद हमारे साथ खड़ा था, हमें पता ही नहीं था। हवेली का रहस्य खुल चुका था। वो भूतों का घर नहीं, बल्कि पुरखों की रक्षा स्थली थी। और आज गांव ने समझ लिया, अतीत कभी कभी सबसे बड़ा सहारा बनकर लौटता है। हवेली के रहस्य खुलने के बाद लक्ष्मीपुर गांव में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई थी। हर कोई समझ चुका था कि उनका इतिहास कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। वो हवेली जिसे वे दशकों तक भय और भ्रम के कारण खाली मानते रहे, आज उसी ने उन्हें तूफान से बचाया था। अब उसी स्थान से वे अपने भविष्य की राह तय करने जा रहे थे। अगले दिन चौपाल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। लोग मिट्टी सने कपड़ों में आए, मगर चेहरों पर दृढ़ निश्चय था। हवा में धुआं था, क्योंकि औरतें बैठकर बड़े भगोनों में सबके लिए भोजन बना रही थीं। राजन, मास्टर जी, विकास, गौरी और राजू आगे बैठे। हरिराम, सरपंच, जिसे लोग कल तक घृणा और भय से देख रहे थे, आज सिर झुकाए सभा में उपस्थित था। उसकी आंखों में अपराध बोध और पछतावा साफ था। मास्टर जी ने सभा आरंभ की। भाइयों बहनों, हमने एक बड़ी विपत्ति झेली है। आज हमें ये सोचना है कि आगे हमें क्या कदम उठाने चाहिए। लोगों की नजरें राजन पर टिकी। राजन ने धीरे से कहा, हमारा गांव बाढ़ से इसलिए नहीं डूबा क्योंकि हमने मिलकर उसका सामना किया, पर सच यह है कि हमारा इलाका हमेशा खतरे में रहेगा। हमें स्थायी व्यवस्था करनी होगी,
ताकि फिर कभी ऐसा संकट ना आए। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। क्या करना होगा? क्या हमें गांव बदलना पड़ेगा या फिर दीवारें और ऊंची करनी होंगी? राजन ने समझाया, हमारे पुरखों की योजना आधी अधूरी रह गई थी। हवेली में जो नक्शे मिले हैं वे बताते हैं कि अगर नदी का प्रवाह सही जगह मोड़ा जाए, गांव के चारों ओर छोटे बांधों की श्रृंखला बनाई जाए और पहाड़ी के तल पर पत्थरों का घेरा बनाया जाए तो गांव पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है। एक बुजुर्ग बोले, लेकिन इतना सारा काम, पैसे कहाँ से आएंगे? इस पर विकास आगे आया। मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ, पर मेरे पास इंजीनियरिंग की पूरी टीम का संपर्क है। मैं चाहूँ तो शहर में रिपोर्ट जमा कर सकता हूँ, जिससे यह योजना सरकारी परियोजना बन जाए। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या सरकार मदद करेगी? क्या ये लड़का सच में हमारी तरफ है? विकास ने कहा, मेरी माँ भी नीचे के कस्बे में रहती हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो केवल नौकरी छोड़ने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मेरा भी अपना स्थान है। मैं चाहता हूँ कि ये गांव सुरक्षित रहे। राजन ने उसकी बात का समर्थन किया। हम दोनों मिलकर एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और सरकार के सामने रखेंगे, पर सबसे बड़ा काम यहाँ के लोगों के हाथ में है। एकता, जब तक तुम सब साथ नहीं दोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सभा शांत हो गई। गौरी ने आगे बढ़कर कहा, हमने रात को मौत के साए में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, फिर अब क्यों छोड़ेंगे? मैं अपने हिस्से का काम करने को तैयार हूं। आप सब? राजू ने हाथ उठाया, मैं भी तैयार हूं। फिर एक एक कर पूरा गांव खड़ा हो गया। हम सब तैयार हैं। हरिराम धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैंने गलती की, लालच में अंधा हो गया था, पर आज मैं आप सबके साथ खड़ा हूं। मेरी सजा मेरा काम होगा। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा। लोगों ने उसे माफी तो तुरंत नहीं दी, पर पहली बार उसके शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। सभा के अंत में मास्टर जी ने कहा, आज लक्ष्मीपुर एक नया सफर शुरू कर रहा है। ये हमारे लहू पसीने से बनेगा और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। और उस दिन लक्ष्मीपुर ने अपना भविष्य स्वयं चुन लिया, एकता, परिश्रम और ज्ञान की राह। अगले ही दिन गांव में निर्माण कार्य की हलचल शुरू हो गई। पुरुषों ने कुल्हाड़ियां, फावड़े और टोकरे संभाले। औरतों ने पानी, दाल चावल और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। बच्चे भी पास पास खेलते हुए छोटे पत्थर ला देते थे। हवा में एक नई गंध घुल गई थी, मिट्टी, परिश्रम और पुनर्जीवन की। सबसे पहले गांव के चारों ओर कीचड़ हटाया गया। टूटे घरों के मलबे को किनारे किया गया और रास्तों पर छपे पानी को छोटे छोटे गड्ढों में मोड़कर सुखाने का प्रयास किया गया। राजू और युवकों की टोली पहाड़ी के तल तक गई और पत्थर जमा किए। राजन ने समझाया था कि पहाड़ी के पास पत्थरों का घेरा बनना बहुत जरूरी है। इससे अगर कभी पानी तेजी से बहा तो हवेली और गांव दोनों सुरक्षित रहेंगे। विकास छोटे छोटे खाके बनाकर लोगों को समझा रहा था, यहाँ बांध की ऊंचाई बढ़ानी होगी, यहाँ ढलान को मजबूत करना होगा। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते। अब कोई उसे कंपनी का व्यक्ति नहीं मान रहा था, वो अब गांव का बेटा बन चुका था। एक जगह मिट्टी बहुत नरम थी। विकास बोला, यहाँ फिसलन ज्यादा है, किसी को अकेले मत आने देना। गौरी ने हंसकर कहा, अब लक्ष्मीपुर में कोई अकेला नहीं है, सब साथ हैं। दोपहर होते होते सूरज चमक गया। लोग पसीने से तर थके हुए पर गर्व से भरे काम में लगे रहे। अम्मा सबको छाछ बांट रही थी। थोड़ा पी लो, ताकत बढ़ेगी, वो हर किसी को प्यार से देती। पर जहां मेहनत थी वहीं मुश्किलें भी थीं। कुछ जगह मिट्टी खिसक रही थी, कुछ जगह पत्थर टूट रहे थे, कुछ लोग थकान से बैठ जाते। गौरी ने ध्यान से देखा कि सरपंच हरिराम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। मुझे मलबा उठाए, पत्थर ढोए। लोग चुपचाप उसकी ओर देखते। शायद धीरे धीरे उनके मन भी पिघल रहे थे। शाम होते होते गांव के चारों ओर पहली सुरक्षा दीवार का आधा हिस्सा खड़ा हो चुका था। राजन ने कहा, अगर ये दीवार पूरी हो गई तो अगली बारिश में पानी सीधे गांव पर हमला नहीं कर पाएगा। गांव वालों के चेहरे चमक उठे। मिट्टी भरी पर संतोष से भरी मुस्कानें। कुछ औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे मिट्टी में नाम लिख रहे थे और बुजुर्ग
छांव में बैठकर गर्व से आशीर्वाद दे रहे थे। रात को चौपाल में मोमबत्तियां जलाई गईं। राजन ने कहा, आज का दिन साबित करता है कि काम कितना भी बड़ा हो, अगर आदमी का मन मजबूत हो तो वो कर सकता है। गौरी ने धीरे से कहा, हमारा गांव सिर्फ बन नहीं रहा, फिर से जन्म ले रहा है। लक्ष्मीपुर की मिट्टी आज पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रही थी। गांव में आज तीसरा दिन था। अब तक का विनाश धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और निर्माण की ठोस ध्वनि आगे बढ़ रही थी। सुबह सुबह कुछ बच्चे चौपाल के पास खेलते हुए हंस रहे थे। ये वो आवाज थी जो कई दिनों बाद पहली बार सुनाई दे रही थी। गौरी ने कहा, देखो, बच्चों की हंसी वापस आ गई। इसका मतलब है कि गांव ठीक हो रहा है। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब हंसी लौट आती है समझ लो डर निकल गया। आज राजन और विकास गांव की सुरक्षा प्रणाली के अगले चरण पर काम कर रहे थे। राजन ने समझाया, हमें नदी के पुराने मार्ग को साफ करना होगा। पुरानों नक्शों में लिखा है कि नाले का असली रास्ता कहीं और था। अगर हम उसे बहाल कर ले तो पानी गांव की तरफ नहीं आएगा। गांव के युवा दल नदी के किनारे पहुंचे। कीचड़ में धंसे पत्थर, उखड़े पेड़ और बहते अवशेष हटाना आसान नहीं था, लेकिन जब लोग मिलकर काम करने लगे तो धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगा। एक बुजुर्ग बोला, ये वही रास्ता है जहां से नदी कई दशक पहले बहा करती थी। ये सुनकर राजन ने कहा, हम अपने पुरखों की समझ को फिर से जीवित कर रहे हैं। उसी समय कन्हैया खुशी से दौड़ता हुआ आया। राजू भैया, मेरी बकरियां फिर से दूध दे रही हैं। राजू ने हंसकर कहा, अरे वाह, तो आज मिठाई भी बनेगी। ये छोटी सी बात भी पूरे गांव को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। गौरी और महिलाओं ने आज सफाई के साथ साथ फूलों की माला भी बनाई। हमारा मंदिर भी साफ होगा, उन्होंने कहा। दोपहर तक मंदिर की घंटी फिर से साफ सुनाई देने लगी। बारिश ने उसे चुप कराया था, पर गांव वालों ने फिर उसे जगा दिया। संध्या को गांव के बीचों बीच एक छोटी सभा हुई। हरिराम, जो पिछले कई दिन से चुप था, आज आगे आकर बोला, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, पर अगर आप सब अनुमति दें तो मैं भी इस गांव के पुनर्निर्माण में बराबर का श्रम देना चाहता हूं। चुप्पी छा गई। कुछ लोग अब भी उससे नाराज थे, लेकिन कई चेहरे नर्म पड़ चुके थे। एक बुजुर्ग ने कहा, गलती मनुष्य से होती है, सुधार भगवान से मिलता है। अगर ये मेहनत से सुधारना चाहता है तो हम इसे रोकें क्यों? और उस पल गांव ने उसे माफ करने की दिशा में पहला कदम उठाया। रात को गांव के बीच में अलाव जलाया गया। राजू बांसुरी बजा रहा था, गौरी बच्चों को कहानी सुना रही थी, राजन और विकास कल की योजना बना रहे थे। और इसी माहौल में लक्ष्मीपुर पहली बार पूरी तरह मुस्कुराया। तूफान के बाद, विनाश के बाद, दुख और डर के बाद एक नई उम्मीद के साथ लक्ष्मीपुर में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। बाढ़ के बाद ये धूप लोगों को किसी आशीर्वाद की तरह लग रही थी। हवा में मिट्टी और घास की सुगंध थी, एक ऐसी महक जो नष्ट हुए गांव में भी जीवन की निरंतरता का एहसास कराती थी। आज गांव में एक अलग ही हलचल थी। बच्चे साफ पानी के पास खेल रहे थे, महिलाएं घरों के सामने के आंगन को व्यवस्थित कर रही थीं और पुरुष सुरक्षा दीवार का काम आगे बढ़ा रहे थे। राजन और विकास नक्शे का अध्ययन कर रहे थे। राजन बोला, अगर हमें पहाड़ी के दूसरे हिस्से पर भी सुरक्षा बनानी है तो आज ही सर्वे शुरू करना होगा। विकास ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, और अगर हम नदी के पुराने मार्ग को पूरी तरह साफ कर दें तो पानी कभी गांव की तरफ नहीं आएगा। इसी बीच गौरी और कुछ महिलाएं मंदिर की सफाई में जुटी थीं। मंदिर का छोटा मंडप आधा टूटा था, पर भीतर की मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित थी। गौरी ने श्रद्धा से हाथ जोड़े, माँ, तूने हमें बचाया, अब हमें ताकत दे कि हम इस गांव को फिर खड़ा कर सकें। मंदिर में दीपक जलाते ही हल्की हवा चली और दीपक की लौ स्थिर होकर चमकने लगी, जैसे स्वयं देवता ने आशीर्वाद दिया हो। दोपहर तक गांव वालों का एक बड़ा दल नदी के किनारे पहुंच चुका था। वहां अभी भी कई पेड़ और मलबा बहकर जमा था। राजू ने कहा, अगर इसे हटाना है तो सब मिलकर करेंगे। लोगों ने रस्सियां, फावड़े और कुदाले संभाली।
राजन ने दिशा बताते हुए कहा, यहाँ से पुरानी जलधारा बाई ओर मुड़ती थी, इस रास्ते को साफ कर दो। सब मिलकर पूरे जोश में काम में लग गए। फावड़े चलने लगे, पत्थर उठाए जाने लगे, सूखे पेड़ों को काटकर किनारे किया गया। पसीना बह रहा था पर किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। ये अब तपस्या बन चुकी थी। कुछ ही घंटों में नदी का पुराना रास्ता साफ दिखने लगा। लोगों ने खुशी से जयकारा लगाया, जय मां गंगा, लक्ष्मीपुर जिंदाबाद। ये एक छोटा सा विजय क्षण था, पर पूरे गांव का मनोबल 2 गुना कर गया। शाम को चौपाल में फिर से बैठक हुई। मास्टर जी ने घोषणा की कि आज गांव ने पहला बड़ा कदम पूरा किया। नदी का मार्ग साफ हो गया है। कल से सुरक्षा बांध का दूसरा चरण शुरू होगा। गौरी ने बच्चों को गर्म दूध दिया। राजू बगल में बैठा बोला, गौरी, लगता है हम सच में इस गांव को नया जन्म दे देंगे। गौरी ने मुस्कुराया, हम नहीं, पूरा गांव दे रहा है। सबके चेहरे पर थकान थी, पर उससे कहीं अधिक संतोष था। रात को हवेली की पहाड़ी शांत थी। लोग नीचे अपने घरों या अस्थायी झोपड़ियों में सोए, लेकिन मन में पहली बार कोई डर नहीं था। लक्ष्मीपुर की नई धड़कन बस आज से ही शुरू हुई थी। अगले दिन सुबह सुबह राजन और विकास एक नई टोली के साथ पहाड़ी के दूसरे हिस्से की ओर चल पड़े। इस क्षेत्र को गांव वाले कम ही छूते थे, क्योंकि यहाँ की चट्टानें फिसलन भरी और खतरे से भरी मानी जाती थीं। राजन ने कहा, अगर हमें गांव को पूरी तरह सुरक्षित करना है तो इस तरफ की पहाड़ी भी समझनी होगी। विकास ने नक्शा खोलकर देखा। यहाँ की मिट्टी ज्यादा कमजोर है, बारिश में इसका खिसकना आसान है। पहाड़ी की चढ़ाई मुश्किल थी, पत्थर खिसकते, नीचे गिरते, हवा तेज चलती, पर समूह ने धैर्य नहीं छोड़ा। ऊपर पहुंचकर राजन ने दूर तक नजर दौड़ाई। ये हिस्सा बाढ़ की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर यहाँ छोटी पत्थर दीवार बनाई जाए तो पानी गांव तक नहीं पहुंचेगा। कुछ गांव वालों ने पत्थरों की जांच की। एक युवक बोला, ये पत्थर बहुत भारी हैं, इन्हें नीचे ले जाना मुश्किल होगा। राजू ने कहा, मशक्कत तो होगी, पर हमारी जान बचाने के लिए ये जरूरी है। इसी बीच विकास अचानक रुका। राजन, यहाँ देखो। उसने जमीन पर हल्की दरारों की ओर इशारा किया। दरारें गहरी नहीं थीं, पर लंबी थीं और वे पहाड़ी के ढलान की तरफ बढ़ रही थीं। राजन के चेहरे पर चिंता उभर आई। ये मिट्टी अंदर से कमजोर हो रही है। अगर भारी बारिश दोबारा हुई तो ये हिस्सा खिसक सकता है। गांव वाले डर गए। क्या इसका मतलब है कि पहाड़ी गिर सकती है? राजन ने शांत स्वर में कहा, अगर हमने इसे मजबूत नहीं किया तो हाँ, खतरा बढ़ सकता है। विकास ने सुझाव दिया, हम इस हिस्से पर पत्थर बांध सकते हैं, जैसे पहाड़ी ढलान को मजबूती देने के लिए शहर में किया जाता है, लेकिन हमें बहुत सारे पत्थर और मजदूरी चाहिए होगी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मजदूरी तो हम दे देंगे, पत्थर भी घसीट लाएंगे, तुम बस रास्ता दिखाते रहो। राजन ने गहरी सांस ली। लक्ष्मीपुर का असली बल यही है, लोग। नीचे उतरते समय रास्ता पर्चीदार था। गौरी ने देखा कि कुछ बच्चे ऊपर देखने के लिए दौड़ रहे थे। अरे ऊपर मत चढ़ो, फिसल जाओगे, वो चिल्लाई। बच्चे हंसते हुए लौट आए। शाम तक सभी लोग पहाड़ी के खतरे के बारे में जान चुके थे। गांव में थोड़ी चिंता फैली, पर किसी ने घबराहट नहीं दिखाई। हरिराम बोला, अगर ये पहाड़ी भी चुनौती है तो हम इसे भी जीतेंगे। ये हमारी धरती है, हम इसकी रक्षा करेंगे। मास्टर जी ने कहा, कल से पहाड़ी की मजबूती का काम शुरू होगा, हम सब मिलकर करेंगे। थकी हुई शाम एक शांत रात में बदल गई। लोग तारों को देखते हुए सो गए, जैसे ऊपर का आसमान उन्हें हौसला दे रहा हो। अगली सुबह लोग जल्दी उठ गए। पहाड़ी की मजबूती का पहला चरण शुरू होने वाला था। राजन ने समूह को समझाया, पहले हमें बड़े पत्थर इस किनारे पर लाने होंगे, फिर उन्हें इस ढलान पर जमाना होगा ताकि मिट्टी मजबूत रहे। राजू और युवकों ने रस्सियां और लकड़ी के तख्ते जमा किए। गौरी और कुछ महिलाएं पानी और भोजन लेकर पहाड़ी के नीचे पहुंची। अम्मा बोली, काम बड़ा है, पर मन बड़ा हो तो काम भी छोटा लगने लगता है। पत्थरों को ढोना कोई आसान काम नहीं था। 4-4 लोग मिलकर एक पत्थर उठाते और सावधानी से ढलान तक लाते। कभी कभी पत्थर हाथ से छूट जाता और नीचे खिसक जाता,
लोग डर कर पीछे हट जाते, फिर हंसते हुए फिर से काम में लग जाते। विकास पत्थरों को कैसे जमाना है ये दिखा रहा था। यहाँ आधार रखना होगा, पत्थर की दिशा ढलान के विपरीत होनी चाहिए, तभी ये दीवार बनेगी। गांव वाले सीखते गए और हाथों में गति आने लगी। कुछ देर बाद बच्चों की आवाज आई, देखो हमने छोटा पत्थर लाया है। सब हंस पड़े। राजन बोला, अच्छा है, तुम भी अपना हिस्सा निभा रहे हो। दोपहर होते होते पहाड़ी का कमजोर हिस्सा काफी हद तक मजबूत हो चुका था। राजू ने कहा, शाम तक आधा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी हवा तेज होने लगी। आसमान में बादल घिरते हुए दिखाई दिए। गौरी चिंतित होकर बोली, कहीं फिर बारिश तो नहीं आने वाली? राजन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर बारिश आती है और ये हिस्सा पूरा नहीं हुआ तो मिट्टी फिसल सकती है, हमें जल्दी करनी होगी। और सबने अपनी गति 2 गुनी कर दी। जहां पहले 2 लोग लगते थे वहां अब 3 लग रहे थे। जहां पहले कोई हंस रहा होता था अब वहां गंभीरता थी, पर मन में डर नहीं, बस दृढ़ता। हवा तेज हो गई, पहाड़ी के पेड़ झूलने लगे। गौरी ने नीचे खड़े बच्चों को वापस भेज दिया, अभी घर जाओ, ऊपर मत रहना। शाम होते होते आसमान काला पड़ने लगा, लेकिन उसी समय पत्थरों की दीवार पूरी हो गई। राजन ने दूर से दीवार को देखा, मजबूत, स्थिर और आशा से भरी हुई। वो मुस्कुराया, आज हमने इस पहाड़ी को थाम लिया है। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। गौरी ने कहा, हम जीत रहे हैं, प्रकृति कठिन हुई पर हम और कठिन। नीचे उतरते समय हल्की बूंदें गिरने लगी, लेकिन इस बार किसी का मन नहीं डरा, क्योंकि लक्ष्मीपुर अब पहले जैसा न था। वो अब खड़ा होना सीख चुका था। पहाड़ी की दीवार तैयार हो चुकी थी, लेकिन आसमान का मिजाज फिर से बदल रहा था। शाम ढलते ढलते बादल उमड़ आए और हवा में ठंड बढ़ने लगी। गांव के लोगों में हल्की चिंता फैल गई। वे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते थे। राजन ने चौपाल में गांव वालों को इकट्ठा किया। अभी दीवार मजबूत है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हवा तेज हुई है और पहाड़ी पर पेड़ों की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। अगर ऊपर से कोई बड़ा पेड़ गिरा तो हमें तुरंत नीचे का हिस्सा खाली करना पड़ेगा। लोगों ने गंभीरता से सुना। हरिराम बोला, मैं पहाड़ी के ऊपर जाकर पेड़ों का निरीक्षण करता हूं, आप लोग नीचे देखभाल करते रहिए। कभी जिसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता था, आज जिम्मेदारी उठाने को सबसे पहले आगे आ रहा था। ये बदलाव गांव के लिए अनूठा था। गौरी और महिलाएं रात का भोजन तैयार कर रही थीं। बच्चे सुस्त थे मगर निश्चिंत। राजू ने पहाड़ी पर जाने की तैयारी करते हुए कहा, अगर ऊपर कुछ खतरा होगा तो हम समय से नीचे वालों को खबर दे देंगे। राजन, हरिराम और 4-5 युवक टॉर्च लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। रास्ता फचरीदार था। हवा इतनी तेज थी कि टॉर्च की रोशनी भी कांपने लगी थी। ऊपर पहुंचकर राजन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ पेड़ों की शाखाएं टूट चुकी थीं, कुछ खतरनाक ढंग से झूल रहे थे। हरिराम बोला, ये देखो, ये बड़ा पीपल का पेड़, इसकी जड़ें बहुत कमजोर लग रही हैं। राजन ने जांच कर पुष्टि की, यदि ये गिरा तो नीचे की दीवार पर भारी दबाव पड़ेगा। नीचे गांव में महिलाएं चिंता से आकाश की ओर देख रही थीं। गौरी ने अम्मा से कहा, मुझे लग रहा है कि कोई खबर आने वाली है, मन अशांत है। तभी ऊपर से राजू की आवाज गूंजी, सब लोग सावधान हो, पेड़ गिर सकता है, नीचे का हिस्सा खाली कर दो। गांव में भगदड़ नहीं, लेकिन तेज गतिविधि शुरू हो गई। महिलाएं बच्चों को लेकर घरों के किनारों से दूर ले गईं। पुरुष दीवार के पास खड़े होकर स्थिति देखने लगे। ऊपर राजन और हरिराम रस्सियों से पेड़ को बांधने की कोशिश कर रहे थे। हरिराम फिसलकर गिरते गिरते बचा। राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर, अभी बहुत काम बाकी है। कुछ देर के संघर्ष के बाद पेड़ को गिरने से रोक लिया गया। राजन ने संकेत देते हुए पुकारा, नीचे सब ठीक है, पेड़ को बांध दिया है, अभी खतरा नहीं है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। तब वे जब नीचे लौटे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। आपने बचा लिया दीवार को, गांव को। राजन ने मुस्कुराकर कहा, हम सब ने मिलकर बचाया। ये गांव अब मजबूत है, भय से भी, प्रकृति से भी।
रात हल्की बूंदों के साथ बीती, लेकिन किसी के दिल में अब अंधेरा नहीं था। लक्ष्मीपुर ने आज फिर एक परीक्षा पार कर ली थी। अगली सुबह हवेली में फिर से हलचल थी। राजन, विकास और मास्टर जी पुराने नक्शों का अध्ययन कर रहे थे जो हवेली के गुप्त कमरे से मिले थे। कागज पीले थे, किनारे फट चुके थे, लेकिन उनमें गांव की सटीक जलधारा, पहाड़ी की संरचना और सुरक्षित मार्गों का विवरण लिखा था। विकास ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, ये देखो, यहाँ एक पुराना जलपथ लिखा है। इसका मतलब है कि बाढ़ का प्राचीन समय में भी समाधान था। हमारे पुरखे पानी का रुख बदलना जानते थे। मास्टर जी ने गहरी सांस ली और कहा, हमने अपनी ही विरासत पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए संकट इतना बढ़ा। राजन ने ध्यानपूर्वक नक्शे का अध्ययन किया और बोला, अगर हम इस पुराने जलपथ को बहाल कर दें तो ये अतिरिक्त पानी पहाड़ी के पीछे के जंगलों की ओर निकल जाएगा। इससे गांव पर दबाव बिल्कुल नहीं आएगा। गांव के लोगों को बुलाया गया और उन्हें ये योजना समझाई गई। कुछ लोग चौंक पड़े। जंगल का रास्ता, वहां तो जंगली जानवर होंगे। राजन ने समझाया, ये जलपथ प्राचीन है। ये नदी को जंगल की ओर मोड़ देता था, जहां पानी बिना किसी नुकसान के फैल जाता था। हमें बस इसे थोड़ा खोलना है। उत्साह और भय का मिश्रण गांव में फैल गया, पर फिर भी सबने सहमति दी। अगर पुरखों ने किया होगा तो हम भी कर सकते हैं। दोपहर को गांव के युवा और पुरुष जंगल की ओर निकल पड़े। गौरी और महिलाएं उनके लिए भोजन तैयार कर रही थीं। गौरी चिंतित होकर बोली, जंगल कठिन है, भगवान सबकी रक्षा करे। जंगल के किनारे पहुंचते ही पेड़ों की घनी परछाई और मिट्टी की गंध ने सभी को चौंका दिया। कुछ दूरी पर जमीन थोड़ी धंसी हुई दिखाई दी। वही पुराना जलपथ था। राजू ने उत्साहित होकर कहा, यहाँ तो बस मलबा हटाना होगा। लोगों ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया। पत्थर हटाए, मिट्टी खोदी, सूखी शाखाएं किनारे की। कुछ देर में एक संकीर्ण धारा दिखाई देने लगी, जैसे कोई प्राचीन मार्ग खुद फिर से खुलना चाहता हो। विकास ने खुशी से कहा, यही है, यही हमारा समाधान है। संध्या तक पूरा रास्ता साफ हो चुका था। पहली बार पानी का एक पतला प्रवाह उस दिशा में बहा। लोगों ने देखा, पानी पूरी तरह सुरक्षित रूप से जंगल की ओर जा रहा था। ये दृश्य इतना मनोहर और संतोषजनक था कि कुछ औरतें वहीं खड़ी होकर आंसू पोंछने लगी। जब सब गांव लौटे तो पूरा लक्ष्मीपुर उनके स्वागत में खड़ा था। मास्टर जी ने कहा, आज तुम सब ने पुराने समय को पुनर्जीवित किया है। ये गांव अब सुरक्षित है, इस ज्ञान के कारण जो हमारे पुरखों ने छोड़ा था। और लक्ष्मीपुर की कहानी में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया। गांव अब सुरक्षित था। बाढ़ का खतरा कम हो चुका था। पहाड़ी की दीवार मजबूत थी और पुराना जलपथ खुल चुका था। इन सब के बीच लक्ष्मीपुर में एक खुशियों की लहर दौड़ रही थी। कई दिनों बाद लोगों ने सोचा, क्यों ना इस जीत का उत्सव मनाया जाए। मास्टर जी ने घोषणा की, 3 दिन बाद हम पुनर्निर्माण उत्सव मनाएंगे। इसमें हर घर से योगदान होगा। गीत, भोजन और नई आशाओं का स्वागत किया जाएगा। लोग उत्साहित हो गए। एक उत्सव बाढ़ में टूटी भावनाओं को जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका था। औरतों ने घरों के सामने रंगोली बनाने की तैयारी शुरू की। बच्चों ने मिट्टी और लकड़ी से छोटे झंडे बनाए। पुरुषों ने चौपाल को सजाने की जिम्मेदारी ली। राजू बोला, आज मैं अपना ढोल ढूंढता हूं, महीनों से नहीं बजाया। गौरी हंसकर बोली, ढोल मिले तो सही, पानी में बह तो नहीं गया। राजू मुस्कुराया, अगर बह गया होगा तो नई धुन आ जाएगी। उत्सव की तैयारियों के बीच गांव के संबंध भी मजबूत होने लगे। हरिराम ने लोगों से मिलकर क्षमा मांगी। एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती स्वीकारना आसान नहीं, तूने कर लिया, यही बहुत है। गौरी चौपाल में फूलों की मालाएं बना रही थी। राजन उसके पास आया और बोला, गौरी, ये गांव तेरी वजह से बहुत मजबूत खड़ा है। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? राजन बोला, तूने सबके मन में विश्वास जगाया। संकट में भी तूने कहा था कि हम बच जाएंगे, और सच में बच गए।
गौरी हल्की सी लजा गई। दूर से ये दृश्य राजू देख रहा था। उसके होठों पर धीमी मुस्कान थी, खुशी की, समझ की और शायद थोड़ी शरारत की भी। शाम होते होते चौपाल चमकने लगी। लालटेनें टंगी थीं, ताज़े फूलों की महक फैली थी और लोग काम करते हुए गुनगुना रहे थे। रात को अम्मा ने कहा, इतना बड़ा संकट आया पर गांव टूटने नहीं दिया। ये उत्सव सिर्फ खुशी का नहीं, धन्यवाद का भी है। गांव की हवा अब डर से नहीं, उम्मीद से घिरी थी। लक्ष्मीपुर नए जीवन की ओर बढ़ चला था, जहां हर दिल टूट कर नहीं, जुड़कर धड़क रहा था। लक्ष्मीपुर का वो दिन कुछ अलग ही था। सुबह होते ही आकाश साफ था। हल्की धूप धरती पर ऐसे उतर रही थी जैसे वो गांव को नए जीवन के लिए आशीर्वाद दे रही हो। रात भर चली हल्की हवा ने मिट्टी की सौंधी महक पूरे वातावरण में घोल दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी इस उत्सव की तैयारी में लगी हो। चौपाल को रंगीन कपड़ों, फूलों की झालरों और मिट्टी के दीपकों से सजाया गया था। बच्चे हाथों में छोटे झंडे लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। महिलाओं ने अपने घरों से मिठाइयाँ, पूड़ी सब्जी, हलवा और पकवान तैयार करके टोकरी में रखे थे। पुरुषों ने बड़े पत्तों की छतरी बनाकर बैठने की जगह तैयार कर ली थी। गौरी मंदिर से आई और चौपाल के केंद्र में दीपक रखकर बोली, आज हम सिर्फ उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि उस जीवन को धन्यवाद दे रहे हैं जिसने हमें बचाया, उस एकता को सलाम कर रहे हैं जिसने हमें संभाला। मास्टर जी ने गांव को संबोधित करते हुए कहा, यह उत्सव हमारे साहस का प्रतीक है। हमने बाढ़ का सामना किया, पहाड़ी को मजबूती दी, नदी का मार्ग सुधारा और अपने अतीत से सीखकर भविष्य की दिशा तय की। आज हम ये मानते हैं कि जो गांव एक साथ खड़ा हो जाए उसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। चौपाल तालियों से गूंज उठा। राजू ढूल ले आया और बोला, अब तो नाच गाना होना ही चाहिए। बच्चों ने खिलखिलाते हुए उसके चारों ओर घेरा बना लिया। ढोल की धुन जैसे ही हवा में फैली, लोगों ने अपने डर को भुलाकर कदम थिरकाने शुरू कर दिए। कहीं झूमर झूल रहे थे, कहीं महिलाएं लोकगीत गा रही थीं। जैसी आई आंधी पानी, वैसे खिले हम सब के प्राण। लक्ष्मीपुर की धरती बोली, मत डर मानव, तू महान। गौरी ने देखा कि राजन थोड़ी दूरी पर खड़ा सबको मुस्कुराते हुए देख रहा है। वो पास गई और बोली, इतने चुप क्यों हो? ये उत्सव तुम्हारे बिना पूरा नहीं। राजन ने नर्म स्वर में कहा, मैं बस सोच रहा था अगर हम सब एक ना होते तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। गौरी बोली, एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसी समय विकास ने आकर कहा, राजन, ये खबर है, सरकार ने हमारे प्रस्ताव पर ध्यान दिया है। अगले महीने इंजीनियरों की टीम आएगी और गांव की सुरक्षा परियोजना को आधिकारिक रूप से शुरू करेगी। राजन आश्चर्य और खुशी से भर उठा। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गांव तुम्हें हमेशा याद रखेगा। हरिराम भी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप की नमी थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपनी गलती सुधार पाऊंगा, पर आप लोगों ने मुझे फिर से मनुष्य होने का अवसर दिया। मैं जीवन भर ये उपकार नहीं भूलूंगा। राजन ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, गांव वही होता है जहां गलतियां भी मिट्टी की तरह पिघल जाती हैं और इंसान फिर से बोए जाते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। चौपाल में दीपक जलाए गए। हल्की शाम की हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। लोग भोजन बांट रहे थे, हंसी गूंज रही थी, ढोल बज रहा था, बच्चे नाच रहे थे। और तभी हवेली की पहाड़ी के दिशा से एक धीमी संतुलित हवा चली, मानो वो पुराने समय का आशीर्वाद हो। जैसे हवेली कह रही हो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब भविष्य तुम्हारा है। गौरी ने आकाश की ओर देखा, आंखों में चमक थी। लक्ष्मीपुर अब पहले जैसा नहीं रहा, ये और सुंदर और मजबूत हो चुका है। राजन ने कहा, यह हमारा नया जन्म है। और इस प्रकार बारिश, बाढ़, भय और संघर्ष से निकलकर लक्ष्मीपुर गांव नई रोशनी में खड़ा हो गया, एकता, साहस और प्रेम की कहानी बनकर। तो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी यहीं पूरी होती है। उम्मीद है आपने हर पल को महसूस किया होगा और इस यात्रा ने आपको सपनों की दुनिया के
थोड़ा और करीब पहुंचा दिया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा छू गया। हम ऐसे ही नई कहानियाँ लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए, दिल को शांत रखिए और सपनों को खुलकर उड़ने दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ रात्रि और मीठे सपने।